15 तक आपका बताया गया था। इसके बाद आपका अध्याय 5 मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब कि जो छूटे फटके प्रावधान है आपका, वह मिसलेनियस में आते हैं। मिसलेनियस से लेकिन छूटे फटके प्रावधानों में भी आपका एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस में आ सकते हैं। 3 धाराएं मेंस के लिए इधर तैयार रखिएगा। एक धारा आपका 17 SC/ST एक्ट की, दूसरा 18 और तीसरा आपका 18A। 18A हम पढ़ा भी चुके हैं और मेंस के लिए लिखवा भी चुके हैं। 2 केस उस पर हमने लिखवाया, याद रखिएगा। पहला सुभाष काशी राव है ना, काशीनाथ महाजन का है आपका, दूसरा पृथ्वी वाला। तो दूसरा में वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी, सही माना गया। ये हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर में आपका वीडियो भी उपलब्ध है, ये हम लिखवाए भी हैं। पूरा चांस है कि 18A आएगा। इतिहास सहित पढ़िएगा। और संविधान सुबह हम पढ़ा रहे थे, वहाँ भी जब अनुच्छेद 15 का क्लाज 6 बता रहे थे तो आपका सुभाष काशी नाथ महाजन का हमने केस हल्का सा उल्लेख किया था। तो फिर एक बार देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए आपका चूंकि प्री के लिए भी हमें चलना है तो अब 4-5 धाराएं ही हैं। तो अध्याय 5 में मिसलेनियस है, लास्ट अध्याय है। धारा 16 से लेकर आपका जो धाराएं हैं आपका 23 तक। तो 16 से लेकर 23, तो 16 केवल प्री में आ सकती हैं। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, यानी कि सिविल कार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसको वसूल करने के उद्देश्य के लिए लागू होंगे। इसका मतलब कि किसी इलाके पर अगर कोई इलाका है और वहाँ SC/ST के प्रति अत्याचार का अपराध किया गया है तो राज्य सरकार पूरे मोहल्ले पर सामूहिक फाइन लगा सकती है और वह जुर्माना क्या कर सकती है, वसूल सकती है। 21 धारा में एक लाइन राज्य सरकार को पावर है, तो 16 में 16 आपका प्री के लिए केवल है। जो लोग MP DPO और भविष्य में राजस्थान आने वाली हैं, जो लोग डालना चाहते हैं फार्म। धारा 17 आपका पूछा जा सकता है, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही, यानी कि प्रिवेंटिव कार्यवाही। तो जब आप धारा 17 टिप्पणी में पूछ सकता है, इसको भी समझिए। यानी कि विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर द्वारा आपका निवारक प्रावधान किए जाते हैं। धारा 17 का भी उद्देश्य ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। अर्थात आपका अगर कोई व्यक्ति से आशंका है कि वह SC/ST के प्रति कोई अत्याचार का अपराध कर सकता है तो उसके खिलाफ अत्याचार का अपराध करने के पहले ही आपका उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है, निवारक कार्य किया जा सकता है। और CRPC के तहत जो निवारक कार्य के लिए प्रावधान दिए गए हैं अध्याय 8 में, अध्याय 10 में, अध्याय 11 में, उनके तहत भी कार्यवाही हो सकती है। तो मुख्य रूप से अध्याय 8 कहाँ से कहाँ तक है CRPC में, 106 से लेकर 124 तक। तो 107 में गारंटी मांगी जा सकती है कि परिशांति कायम रखना। 108 में राजद्रोहात्मक बातें, तो SC/ST के प्रति ऐसा कुछ न करना। 109 में संदिग्ध, 110 में क्या आभ्यासिक अपराधी। ये सब क्या कार्रवाई, आपका निवारक कार्यवाही करके अत्याचार के अपराध को रोका जा सकता है कि नहीं, रोका जा सकता है।
इसके बाद आपका अध्याय 10, अध्याय 11 की कार्यवाही, यानी कि एक मुख्य रूप से 151 के तहत आपका वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उतावला है कि वह कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, तो उसको संज्ञेय अपराध करने के पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। बिहार में अलग से सीआरपीसी में ये क्वेश्चन बना है, प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है। तो देखिए कैसे इसको डील करेंगे। सामान्यतः किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तभी किया जाता है जब वह किसी अपराध का अभियुक्त हो, माने अपराध कर चुका हो। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सीआरपीसी की धारा 151 में इसका अपवाद है। 151 में अपवाद ये है कि कुछ दशाओं में अपराध करने के पूर्व भी पुलिस द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। यह एक प्रिवेंटिव प्रोविजन है, लिखना पड़ेगा, क्या है, निवारक प्रावधान है। इसका उद्देश्य ये है कि इलाज से परहेज बेहतर, ये मैक्सिम जरूर लिखिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और तब 151 आप लिखेंगे, यानी कि चूंकि टिप्पणी में आएगा तो 151 4 लाइन और 5-6 लाइन भूमिका बांध दीजिए, यानी कि टोटल आपका 15 लाइन हो जाएगा। जिस प्रकार हम बता रहे हैं लिखेंगे तो 15 से 20 लाइन ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। और ऐसे भूमिका बांध के लिखिए। देखिए फिर बैक हो जाए धारा 17 पर, निवारक तंत्र द्वारा गिरफ्तारी। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। निवारक कार्यवाही का मतलब ये होता है कि अपराध करने के पहले ही आप रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए। यानी कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि नौ नौ मन तेल हुई है न राधा नचिए, जो कहावत कही जाती है। अब देखिए आगे भाई उल्टा अर्थ ना निकालिएगा, ये नहीं कि आपका जैसे कि कोई लड़का आपका कह सकते हैं कि कहा कि जब यूपीजे आएगी हम सिलेक्शन पा लेंगे तब विवाह करेंगे, न ये आएगी और न बांसुरी बजेगी। भाई ये भी कह सकते हैं, सटीक भले न बैठा लेकिन 4 साल से तो क्या है, तमाम लोगों का शादी विवाह क्या है, रुका ही पड़ा है। भाई तमाम लोग आशा किए हैं कि अगली वैकेंसी में हमारा बेड़ा क्या हो जाएगा पार, तो 50 लाख दहेज लेंगे। फिर आपका ज़्यादा कम पड़ेगा तो बीबी को टार्चर करेंगे और कहेंगे कि जो तुम्हारा मकान है बाप का मर गया है उसमें भी हमारा आधा हिस्सा क्या होता है, बनता है। कुछ तो ऐसे भी लालची हैं। तो कबीरा इस संसार में भांति भांति के क्या लोग, तो भाई तमाम लोग हैं जो आपका ले भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज़बरदस्ती ले रहे हैं कि हम लेंगे क्योंकि हक है। कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं ले रहे हैं लेकिन 2-4 लोग तो ऐसे हैं ही जो आपका क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो आगे देखा जाए आपका निवारक तंत्र द्वारा कार्यवाही करवाया जाए। देखिए आपका एक एक शब्द सा, यदि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि अन्य कार्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, यानी कि जो डीवाईएसपी के रैंक से नीचे का न हो। थोड़ा पुलिस एक्ट गौर करिए तो अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी किसे माना जाएगा, जो डीवाईएसपी के क्या हो, नीचे। तो ये राजपत्रित अधिकारी हैं डीवाईएसपी, और आपको लिस्ट बताया ही गया था। वो भले न आया हो अलग बात है, आपका मैंने अध्याय ज़्यादा पूछ दिया हो। देखिए अगला, इतिला प्राप्त होने पर, इतिला माने सूचना जानकारी, प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, यह बिलीव करने का कारण है। तो बताइए आप, यह विश्वास करने का कारण है, तो विश्वास करने का कारण आईपीसी में परिभाषित है धारा 26 में,
विश्वास करने का कारण का मतलब पर्याप्त आधार होना। पर्याप्त क्या होना? आधार होना। यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो एससी या एसटी जाति के नहीं हैं और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दे रखी है। यानी कि इसका मतलब कि उनके इलाके में डीएम, एडीएम, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या डीवाईएसपी या उसके ऊपर के अधिकारियों को सूचना मिलती है कि उनके इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो एससी एसटी के तो नहीं हैं, या तो बाहर से आते हैं या यहीं के हैं, और उनसे ये संभावना है कि धारा 3 जो है 29 अत्याचार के अपराधों में से कोई अपराध उसके इलाके में एससी एसटी के प्रति कर सकते हैं या करने की क्या दे रखे हैं पहले से? धमकी। तब तो भाई धमकी दिए हैं तो कुछ न कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अब देखिए अगला क्या कार्रवाई होगी। या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए सफिशिएंट बेस है, यानी कि पर्याप्त आधार हैं, तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा। यानी और तथा शांति और सदाचार बनाए रखने और लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही भी कर सकेगा। तो ऐसी दशा में ये लोग उस एरिया को क्या घोषित कर सकते हैं? अत्याचार अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं। तो तुरंत आप कोरिलेट करिए, तो इसको कोरिलेट करिएगा आपका एक तो पुलिस अधिनियम से थोड़ा और दूसरा एविडेंस से। एविडेंस की धारा 111 ए से कोरिलेट करिएगा। जिस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया हो, और पुलिस एक्ट की धारा 15 से करिएगा। डिस्टर्ब एरिया की घोषणा किस धारा में? 15 में। तो यूपी के लिए भी आपको पूछा जाता है, धारा 15 से मेंस में क्वेश्चन बनता है यूपी एपीओ में, डिस्टर्ब एरिया। तो यहाँ अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना है तो डीएम कर सकते हैं, एडीएम कर सकते हैं, आपका अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या डीवाईएसपी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी। और जैसे ही अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र वह एरिया घोषित हुआ, अब पुलिस अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट निवारक कार्यवाही कर सकेंगे कि नहीं? कर सकेंगे। और सीआरपीसी में जो प्रावधान है उसका भी यूज हो सकता है। तो सीआरपीसी के किन अध्यायों के तहत भी इस एरिया में कार्यवाही की जा सकती है? तो अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11। तो अभी बताया गया शांति के लिए गारंटी मांगना, सदाचारी बने रहने के लिए गारंटी मांगना, ये निवारक तंत्र द्वारा कार्यवाही हो गई। तो अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र कौन घोषित करता है, कैसे किया जाता है और उसमें क्या किया जा सकता है, ये बताया गया। अब आइए धारा आपका 17 का क्लास 2 देखा, 2 तो हो ही गया, 3 देखा जाए। राज्य सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा एक या अधिक स्कीमें वह रीत विनिर्दिष्ट करते हुए कर सकेंगी जिसका उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा एससी एसटी के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्यवाही करेंगे। तो राज्य सरकार स्कीम बना सकेगी कि ये लोग डर भय में न रहें
और उस स्कीम को अधिकारी धरातल पर क्या करेंगे, लागू। 18 देखिए, धारा 18, अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना। तो संहिता मतलब कौन सी संहिता बताया गया था, आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी, सीआरपीसी। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा एससी एसटी एक्ट के तहत लागू नहीं होगी, 438। तो 438 में है क्या, एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत है। तो क्या इस कानून के तहत अत्याचार का अपराध करने वाले अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिलेगी कि नहीं, नहीं मिलेगी। तो बेरक देखिए, संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। यानी कि अग्नि जमानत दी जा सकेगी कि नहीं, नहीं। इस पर केस लिखिएगा, सुभाष काशीनाथ महाराज का लिखिएगा। सुभाष वाला केस महत्वपूर्ण है, लास्ट में सुभाष वाला केस लिखिएगा और बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अग्रिम जमानत दी जा सकेगी। ये न्यायालय का क्या होगा, विवेकाधिकार। पुनः इस प्रावधान को विफल करने के लिए, इस निर्णय को विफल करने के लिए पृथ्वी वाला केस आया और उसमें कहा, मैंने नहीं, फिर एक बार देखिए भाई, इस निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए एससी एसटी एक्ट में संशोधन करके धारा 18A जोड़ी गई और कहा गया कि अग्रिम जमानत दी जाएगी कि नहीं, नहीं दी जाएगी। तो आपका अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। 2018 में संशोधन करके ये जोड़ा गया है एक नई धारा, कौन सी, 18। इसको हम पढ़ा चुके हैं भाई, लिखवा भी चुके हैं। अब आ जाइए 19 आइए। इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू होंगे कि नहीं, तो लागू नहीं होंगे। तो 360 सीआरपीसी में क्या है, तो आपका 360 में है क्या, देखिए 360 समझिए पहले। सीआरपीसी की धारा 360 ये बताती है कि कुछ दशाओं में न्यायालय किसी अभियुक्त को अगर दोष सिद्ध करता है, कन्विक्ट करता है, तो वह दंडादेश न देकर उसे भर्त्सना करके छोड़ सकता है या परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। परिवीक्षा पर अधिकतम कितने समय के लिए छोड़ा जा सकता है, 3 साल के लिए। परिवीक्षा पर माने निगरानी पर। तो क्या कोई व्यक्ति जो एससी एसटी के प्रति अत्याचार का अपराध किया है, क्या उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा कि नहीं, नहीं। यानी कि 360 लागू होगी कि नहीं, नहीं लागू होगी। यानी कि धारा 18 बताती है कि अग्रिम जमानत यानी कि 438 सीआरपीसी लागू नहीं। धारा आपका 19 बता देगी कि सीआरपीसी की धारा कौन नहीं लागू होगी, आपका 360। अगला देखिए, धारा 20, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। तो आपका एक बिहारी सब पे भारी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें एससी एसटी एक्ट में लिखी गई हैं, भले सीआरपीसी और किसी कानून में कुछ भी लिखा गया हो, ये कानून अन्य अधिनियमों पर प्रिवेल करेगा, अभिभावी होगा। यानी कि सीआरपीसी को ध्वस्त करते हुए आईपीसी को ये कानून उस पर क्या होगा, प्रिवेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ एक लाइन। 21 अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कर्तव्य है। तो आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय करेगी जो आवश्यक हो। तो राज्य सरकार उपाय करे कि अच्छे ढंग से यह कानून
क्या किया जाए, समाज में लागू किया जाए। अब कैसे कैसे पीड़ितों को सामाजिक पुनरुद्धार दिया जाए, आर्थिक उपलब्ध कराया जाए, आवास दिया जाए। तो लखीमपुर खीरी का उदाहरण है। योगी जी ने पूरा आपका धारा 21 का सहारा लेकर पूरा आपका इतना मुआवजा, ये आवास वो आवास घोषणा क्या की है, कर ही दी हैं। और विपक्षियों का मुंह क्या कर दिया बंद। विपक्षी मांगते कि 50 लाख दीजिए, 1 करोड़ मांगते, लेकिन पता ना क्यों सभी विपक्षी क्या हैं, मायावती जी तो डर ही गई हैं। क्योंकि जैसे ही बोलेंगी सीबीआई और ईडी जो 1 अरब रखे हैं उस पर क्या गड़ाए हैं नजर। तो भाई गुप्त समझौता हो गया है कि आप मौन रहिए और अखिलेश जी को बोलने दीजिए, और आप मौन रहिए। तो मायावती जी अब बाहर हो गई और राहुल गांधी जी, कांग्रेस की हालत ही खराब है। एक बची सपा। तो लड़ाई दो ही के बीच में रहेगी, किसके बीच, सपा, और किसके बीच, भाजपा। तो मायावती जी को इस मामले में खुलकर सामने आना चाहिए, लेकिन पता न क्यों शांत हैं। भाई यही समय है राजनीति चमकाने का, और मौके का क्या उठाना चाहिए, फायदा, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाया। इसके बाद 22, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। तो इस अधिनियम के तहत अगर कोई विधिक कार्यवाही की जाती है, वह दुर्भावना में न करके सद्भावना में की जाती है, तो क्या विधिक कार्यवाही करने वाले अधिकारी पर इसके लिए कोई मुकदमा चल सकेगा कि नहीं, नहीं चल सकेगा। सद्भावना शब्द कल ही लिखवाया गया, आईपीसी में कहाँ परिभाषित है, 52 में। सद्भावना का मतलब आज ही बताया गया तथ्य की भूल में। जितनी सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, उतनी सतर्कता क्या की गई, कार्रवाई करने में बरती गई। तो क्या उस पर मुकदमा हो जाएगा कि बचाव मिलेगा। और 23, नियम बनाने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को और अच्छे से लागू करने के लिए रूल बना सकेगी, और ये रूल संसद में एक माह तक सत्र में दौरान रखा जाएगा। संसद जो करे। तो क्या केंद्रीय सरकार ने नियम बनाया है कि नहीं, बनाया है, और उस नियम को पढ़ना नहीं है, केवल नाम जान लेना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 में बना है। और कैसे इस अधिनियम को और अच्छे ढंग से अप्लाई किया जाए, नियमों में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, एक हम प्रावधान बताते हैं कि जो भी SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार के अपराध का अन्वेषण होगा, वह DYSP या उसके ऊपर के अधिकारियों द्वारा किया जाए। ये एक्ट में नहीं है, ये किस में है, नियमावली में। क्या नियम जो होते हैं कानून के भाग होते हैं कि नहीं, होते हैं। अब अलग बात है कि केवल SC/ST एक्ट हमें पढ़ना है, नियम नहीं पढ़ना है। जैसे उत्तराखंड में आपका APO में केवल एक्ट पढ़ना था, वहाँ भी नियम नहीं पढ़ना था। लेकिन यूपी में आपका एक्ट भी पुलिस एक्ट पढ़ना था, और राज्य सरकार ने जो विनियम बनाया है वो भी पढ़ना था। तो कहीं कहीं नियम सिलेबस में रहता है, और कहीं कहीं क्या रहता है, नहीं रहता। तो नियम हमें पढ़ना नहीं है। इस प्रकार SC/ST एक्ट आपका आज समाप्त हुआ। कल से 2-3 दिन अब लिखवाया जाएगा, और तब नया कानून ये हो जाएगा, तो आपका डावरी एक्ट चलेगा, दहेज वाला। तो भाई आज की कहानी समाप्त किया जाए, फिर कल आपका भाई कॉपी ले